यहाँ आने का मेरा ज़रा भी मन नहीं था। मैं जानती हूँ गलती मेरी है, पर मैं क्या करूँ। जब भी मैं अपने पति को याद करती हूँ मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं बड़बड़ाने लगती हूँ और जो भी मेरे सामने आता है उसमें मुझे मेरे पति की छवि देखने लगती है और जो भी सामने होता है उसे मारने लगती हूँ। एक बार तो भाभी को दांत काटा था जिससे वह लहूलुहान हो गई थी। बस तभी दादी ने हुक्म दे दिया, इसे पागल खाने में डाल दो। यहाँ थोड़ी भी आवाज़ करो तो इलेक्ट्रिक्स करंट देते हैं। मैंने दादी से कहा भी कि दादी बहुत दर्द होता है और बहुत सिर दर्द होता है, पर दादी ने एक नहीं सुनी। माँ बचपन में चल बसी थी। बड़े भैया को दादी घर का चिराग समझती हैं तो उन्हें इतना लाड करती हैं कि उन्हें कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। और मैं कुछ भी करूँ बस यही सुनने को मिलता कि तू पराई अमानत है, सलीके से रहा करो, तुझे ये शोभा नहीं देता। कल से ही वो आदमी जो यहाँ सफाई करता है मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो बस डॉक्टर की ड्यूटी खत्म होने की राह देख रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा भी मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अब किसी को नहीं मारूंगी और मैं दांत भी नहीं काटूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। मन किया कि डॉक्टर का मोबाइल खींचकर भैया को फ़ोन करके कहूँ कि भैया मुझे बचा लो। रात को जो आदमी यहाँ रहता है वह मेरे बदन पर हाथ फेरता है, प्रतिकार करूँ तो करंट लगाने की धमकी देता है। मैंने जैसे ही मोबाइल झपटना चाहा उसी आदमी ने पकड़ लिया और डॉक्टर के कहने पर एक कमरे में बंद कर दिया जहाँ कोई नहीं था तो बस अकेलापन, डर और बहुत सारा दर्द। रात हुई, मैं डर से कांप रही थी। आज वो आया पर आज उसे किसी का डर नहीं था क्योंकि उस कमरे में मैं अकेली थी। आज उसने मुझे नोच डाला। सुबह मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब तो वो जब मन करता मेरे पास आता और नोच नोच कर मुझे अधमरी कर देता। आधी रात तक वो मन मर्जी करता। रोते रोते मैं निढाल हो जाती, पर उसे दया नहीं आती। कितने दिन बीते पता ही नहीं। आज दादी मुझसे मिलने आई, मुझे होश ही नहीं था। वो मेरे कमरे में आई, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। मुझे लगा ये उसी का ही हाथ है। मैं जोर से चीखी। दादी घबरा गई, बोली क्या बात है, मुझे नहीं पहचानती? मैंने जोर से आंखों को मसला। हाँ, ये तो मेरी दादी हैं। मैं जोर जोर से रोने लगी। दादी मुझे ले चलो, यहाँ देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैंने अपने बढ़े हुए पेट पर हाथ रखा। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। बोली, ये क्या कर दिया तुमने कलमुही, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पहले भी क्या कम रंग दिखाया था तूने, जो अब ये मैं बचपन से समझती आई हूँ कि तू पराई अमानत है। संभल के रहा कर। पता नहीं वे कितने देर तक मुझे कोसती रहीं। अचानक मैंने उन पर झपटा मारा और दांत से काटने लगी। शोर सुनकर डॉक्टर और हॉस्पिटल का स्टाफ आ गया और फिर से करंट दिया गया। और कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि रात में कोई साया मेरे ऊपर झुका हुआ था और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। होश आया तो दादी याद आई, साथ ही पुरानी बातें, पुराने लोग याद आने लगे। और उन पुराने लोगों में था अमन, नाम की तरह एकदम शांत, कॉलेज में मेरी ही क्लास में था। बस पहली नज़र वाला इश्क था। एक दिन हम दोनों को बाइक पर किसी ने साथ में देख लिया और घर में बता दिया। घर पहुंची तो दादी की आंखें गुस्से से धधक रही थी। उन्होंने फौरन मेरी शादी का हुक्म दे दिया। मैंने अमन को फ़ोन लगाया और घर में आए सैलाव के बारे में बताया, पर उसने कहा वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं। अगर मैं दादी को मना लूँ तो पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। पर दादी कहाँ मानने वाली थी। समाज प्रमुख के बेटे से ज़बरदस्ती शादी करवा दी। पापा ने दादी को मनाने की कोशिश बहुत की, पर दादी ने कहा बेटी कांच की तरह होती, चटक भी जाए तो किसी काम नहीं होती। पराई अमानत है, कब तक संभाल के रखोगे। पापा लाचार थे और मैं भी
शादी के बाद ससुराल आ गई। सुहाग सेज पर बैठी, कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शराब की तेज बदबू से नींद खुली। देखा तो कमरे में लड़खड़ाते हुए एक आदमी ने प्रवेश किया, जो दुर्भाग्य से मेरा पति था। ऐसा लगा शराब पीकर नहीं, शराब से नहाकर आया है। आते ही वह दानव मुझ पर टूट पड़ा। मैं रोती रही, दर्द से कहराती रही, पर उसे दया नहीं आई। और जब तक वो शांत हुआ, मेरे तन के साथ मेरा मन, मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरे अरमान सब तो तार तार कर गया। उसका किसी लड़की से प्यार था और वह उसे धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसकी बेवफाई को याद कर कर के वो रोज शराब पीता था। अब तो वह पति होने के नशे में चूर हो गया था। एक तो शराब का नशा, ऊपर से मेरे मालिक होने का नशा। इन दोनों नशे ने उसे जानवर बना दिया था। जब उसका मन करता वह मुझे मार मार कर अधमरी कर देता और फिर मेरे अर्ध बेजान जिस्म को नोचता। दादी से कहा तो बोली, पति परमेश्वर होता है और परमेश्वर जो करता है सही करता है। शरीर की जख्म दिखाए तो बोली, जो भाग्य में लिखा होता है उसे सहन करना ही पड़ता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मेरा दिमाग अस्थिर हो रहा था। मैं अकेले में बड़बड़ाने लगी थी। रोज घर में कोहराम मचा होता। सास ससुर को कहा तो मुझे ही चरित्रहीन बताया। बोले, तेरी जैसी लड़की से शादी ही इसीलिए करवाए कि आकर मेरे बेटे को संभाल। अब ज़्यादा नाटक मत कर। वैसे भी जिसका नमक खाते हैं उसके साथ वफादार रहना चाहिए। जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। अर्थ पागल अवस्था में जी रही थी। और एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं पागल की तरह चीख रही थी, उसे गालियां दे रही थी। मेरे पागलपन ने जोरदार हमला किया मुझ पर। मैं पागल की तरह बड़बड़ाते हुए दर बदर भटक रही थी। पता नहीं कितने दिन हुए होंगे, भूखी प्यासी भटक रही थी। अचानक पापा ने मुझे देखा और मुझे जोर से झकझोरा। क्या हुआ गुड़िया, तेरी ये हालत कैसे हो गई? शायद उन्हें दादी ने कुछ नहीं बताया था। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। पापा मुझे हॉस्पिटल ले गए। दवाइयाँ शुरू हो गई, परंतु मेरी मानसिक हालत बद से बदतर होती गई। पापा ने कोर्ट केस करके मेरा तलाक करवा दिया, पर मेरी हालत गंभीर होती जा रही थी। मुझे हर जगह मेरा पति ही दिखता था। जब भी कोई मेरे पास आता, मैं उसे मारने लगती और दांत से काटने लगती। कभी मैं जोर जोर से रोने लगती। परेशान होकर भैया मुझे कमरे में बंद कर देते और बंद कमरे में मेरा पागलपन हद बाहर का हो जाता। घर में सब मेरे पास आने से घबराने लगे। ऐसे में दादी के दिमाग में किसी ने भूत प्रेत का शंका डाल दी। किसी तरह पापा को मनाकर मुझे अघोरी बाबा के जहाँ ले गए। वहाँ बाबा खुद ही प्रेत के जैसा दिख रहा था। वहाँ वह सभी बीमारों को चाबुक मारता था। उसने मेरे बाल पकड़कर बहुत मारा, शरीर पर गर्म लोहे की छड़ से दागा। शरीर के साथ मन और दिमाग भी छलनी हो गई। कितना दर्द हो रहा था। दादी को भी मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। वो बस दोनों हाथ जोड़े बैठी थी। मेरे सोचने समझने की शक्ति ने फिर जवाब दे दिया और मैंने अघोरी पर ही हमला कर दिया। किसी तरह शांत करवा कर घर लाया गया। इस घटना के बाद मेरा पागलपन और बढ़ गया। इसी बीच पापा का देहांत हो गया। कुछ समय बाद मुझे पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया, जहां रोज करंट दिया जाता। करंट के बाद पूरे शरीर में दर्द होता। जबड़े में इतना दर्द होता कि कुछ खाने पीने के लायक नहीं रहती। इतनी तकलीफ कम थी कि इस नराधन की नीयत बिगड़ गई। मैं कॉलेज में कितनी आत्मविश्वास में भरी सुंदर चंचल ज्योति थी और पापा को मुझ पर गर्व था। और उसी समय मुझे अमन से प्यार हो गया। मुझे आगे पढ़ना था, पर दादी ने मेरी शादी करवा दी। वो नराधम फिर से आया, फिर से नोच कर गया मुझे। उसकी दरिंदगी से खून की धार फूट रही। गर्भपात हो गया। आंखें खुली तो हॉस्पिटल में थी। एक
टक बस छत को ताक रही थी। कोई पुकार रहा था, गुड़िया गुड़िया। आवाज़ की दिशा में देखा तो भैया खड़े थे सामने। मैं बस उन्हें देखती रही। उन्हें हॉस्पिटल से फ़ोन गया था। उन्हें पता चला कि उस निराधन ने मेरे साथ कितनी ज्यादती की थी। वह बहुत दुखी थे और माफ़ी मांग रहे थे। मुझे माफ़ कर दे गुड़िया, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सका। अब मैं तुझे वहाँ वापस नहीं जाने दूंगा। मैंने भी वादा किया कि भैया मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भी पागलपन वाली कोई हरकत ना करूं। मेरी घर से ही दवा करवाने के लिए भैया ने डॉक्टर को मना लिया। थोड़ी ताकत इकट्ठा करके मैं उठी। देखा कि सूरज डूब रहा था। मेरे लिए यह सूरज कल नया सवेरा लेकर आएगा। फिर से जीवन जीने के लिए मैं पूरे मन से अपना आत्म मनोबल बढ़ाने लगी और मन ही मन दोहराने लगी, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।